कुछ मैनू मरंदा शौक भी सी। वो तानिया तक आते हुए हल्की हंसी के साथ बोली। तलाल ठुठक गया और एक बेसाख्ता गहरी सांस खींच कर रह गया। वो लाला रुख की नंद को इस सारे वक्त नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब हिना इसके सामने ही खींचकर उसे ले आई थी। उसे अपनी भांजी की अकल पर मातम करने को दिल चाहा। इनसे मिलिए चाचू, ये लाली की नंद तानिया हैं। हिना लहजे में खुशदिली का तासुर समोते हुए बोली। मजबूरन तलाल को भी अपने रवैये में लचक पैदा करनी पड़ी। हेलो, उसने मुस्कुराते उछलते हुए मुसाफे के लिए हाथ आगे कर दिया, जिसे तलाल ने कतई नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ सलाम किया। दरअसल हिना को बहुत शौक था अपने चाचू से मिलवाने का। मैंने इसे कहा भी कि ये कुछ मुनासिब नहीं लगता, मगर ये मानकर नहीं दी। वो खिसिया कर हल्के से हंसी। इसके इस छूट पर हिना गूंग रह गई। तलाल ने नज़रों का रुख हिना की तरफ किया था और नज़रों ही नज़रों में जैसे उसे मलामत की। फिर हल्की सी सांस खींचते हुए बोला, हाँ, हिना अक्सर व बेशतर ऐसी बचकाना हरकतें कर जाती है। अब इसकी खिंचाई करना पड़ेगी। जवाबन हिना एहतजाजन उसकी तरफ देख कर रह गई। खैर, ये कोई ऐसी बचकाना हरकत भी नहीं है, वो जल्दी से बोली। फिर अपने शानों पर लहराते बालों को पीछे झटका देते हुए बोली, यूँ तो ये फॉर्मेलिटी भाभी को ही पूरा करनी चाहिए थी, मगर लगता है उन्हें सैफी भाई से ही फुर्सत नहीं मिलती कि इधर उधर देख लें। खैर छोड़ें। वो हल्के से हंसी। क्या ख्याल है, इधर बैठकर बातें न की जाएं? उसने कुछ इस जुर्रतमंदी से कहा कि एक पल को तलाल भी गड़बड़ा गया, मगर दूसरे पल अपने आसाब को संभालता फॉर्मल सी मुस्कुराहट के साथ एक्सक्यूज करते हुए बोला, फिर कभी सही, मुझे जाजिर ने बहुत से काम सौंप रखे हैं। मेरा ख्याल है आप हिना से बातें कीजिए। हिना मुझसे ज़्यादा अच्छी कंपनी देगी, आपको हरगिज बोर नहीं होने देगी। और फिर हिना की तरफ रुख करते हुए बोला, हनी, इन्हें तुम कंपनी दो और इनका ख्याल रखो, ओके? उसने हिना के सर पे हल्के से चपत मारी। उधर तानिया के लब कुछ कहने को फड़फड़ा कर रह गए। वो पलट कर बड़े बड़े डग भरता मर्दाना हिस्से की तरफ चला गया। हिना ने सीने में अटकी हुई सांस बहाल करते हुए तानिया के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। इसकी निगाहें तलाल का ताक़ुब कर रही थीं और इनमें पसंदीदगी झलक रही थी। अचानक एक खुमार आलू सांस भरते हुए उसने हिना की तरफ देखा। तुम्हारे चाचू बहुत अच्छे हैं। और यूं हिना खुश हो गई जैसे ये तारीफ तलाल की नहीं उसकी हुई हो। रात को सब खवातीन टीवी लाउंज में ही डेरे डाले हंसी मजाक कर रही थीं और साथ साथ ही फंक्शन पर तबसरे भी हो रहे थे। उनके इन तबसरों में लाला रुख का ससुराल सरे फहरिस्त था। सादिया भाभी उन्हें 3 बार डपट चुकी थी, मगर उनमें से किसी पर असर ही ना हुआ था। किस कदर बदतमीज लड़कियां हो तुम लोग। लाली अगर सुने तो कितना दिल बुरा होगा उसका। क्यों बुरा होगा? हम सैफ भाई की शान में गुस्साखिर थोड़ा ही कर रहे हैं। हुस्ना बोली। फिर सादिया भाभी के कांधे से लगकर बोली, वैसे सोचने की बात है अम्मी कि उनकी सास को हम लोगों में इतने कीड़े नजर आते हैं, फिर भी जाते जाते अपनी हिना को पसंद कर गईं, अपने विलायत पलट बेटे के लिए। टीवी लाउंज में दाखिल होती हिना के कानों में हुस्ना का ये जुमला पड़ा तो वो दरवाजे पर ही ठिठक गई। बहू के मैके पे नुक्ताचीनी करना, मीन मेख निकालना तो अमूमन सासों की आदत होती है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी बैठा रहना चाहिए। अफ़त भाभी कुशन सर के नीचे रख कर लेटते हुए बोली, हमारी दादी जान ने तो आपको कभी नहीं कुछ कहा अम्मी। नादिश ने शरारत से कहा और इसके कुशन पर ही अपना सर रख कर लेट गई। मुझे तो लाली इस बार बहुत कमज़ोर लगी सादिया। हालांकि हमदा की पैदाइश पर तो उसका चेहरा कैसा निखर आया था, पूरी गुलाब हो रही थी। इफ़त भाभी देवरानी यानी सादिया से भाभी से बोली, खून जो चूसती रहती हैं सास साहिबा। रूबी भाभी ने कहा तो हुस्ना ने छत फाड़ किस्म का कहका लगाया। तुम लोग बस नहीं करोगी और हुस्ना, तुम्हें बड़े कहके सूझ रहे हैं, अपनी खैर मनाओ। एक माँ बात तुम्हें भी सास की खिदमत में हाजिर होना है। सादिया भाभी ने उसे खशमगीन नज़रों से घूरते हुए गोया इंतबाह किया। मेरी सास लाली की सास जैसी नहीं है, वो तो दादी जान जैसी
इफ़्फ़त चाची जैसी डिसेंट किस्म की सास हैं। हुस्नैन के गले में बाजू हाइल करके बोली। फिर हिना पर नजर पड़ी तो शरारत से बोली, हाँ, हिना के मुस्तकबिल पे जरा तशवीश हो रही है। इसे लाली से लगाव भी कुछ ज्यादा ही है ना, लगता है वहीं जाएगी ये भी। हिना का दिल बेतरतीब होने लगा। वो पलट कर वहां से चली गई। लाला रुख की सास ने अपने बेटे मुहिब के लिए उसे पसंद किया था, ये बात उसकी जान निकालने के लिए काफी थी। उसे रह रहकर मुहिब्बुर रहमान की निगाहों की महवियत याद आने लगी। उसे देखकर मुस्कुराहट उछालना, मुसलसल देखते रहना, बेहद अपनायत से बात करना। अब उसकी समझ में आया कि ये इसी सिलसिले की कड़ियां थीं। उफ, खबर होती तो उस शख्स के सामने हरगिज न जाती। अब क्या होगा, कहीं हुस्ना आपा मजाक तो नहीं कर रही। उसने डूबते दिल को सहारा देना चाहा। कुछ दिल को तसल्ली भी होने लगी। हाँ, आपा की तो आदत है, ये और रूबी भाभी तो हर बात का मजाक बना लेती हैं। उसने अपने बिखरते दिल को संभाला दिया। मगर दूसरे दिन लाला रुख की अचानक आमद ने इसके दिल की डोलती नाव को फिर खौफ के समंदर में धकेल दिया। वो कॉलेज से लौटी तो हमदा को बेबी कॉट में देखकर बैग वहीं फेंका और भागकर उसे गोद में भर लिया। लाली, ये क्या बात हुई, कल आई थी तो ठहर जाती। वो हमदा को चूमते हुए लाला रुख से बोली। बस 2-3 घंटों के लिए आई हूँ अम्मा से मिलने। उसने प्यार भरी नजरों से हिना का चेहरा देखा, जो धूप की हिद्दत से तांबा हो रहा था। रुखसारों पे शफक सी फूर्ती महसूस हो रही थी। अम्मा से मिलने? हिना ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसी। कोई जरूरत नहीं है 2-3 घंटे में भागने की, बस अब रात तक रहिएगा। सैफी भाई को फोन कर दीजिए। वो हमदा को हवा में उछालने लगी, फिर लाला रुख के नजदीक सोफे पर गिनने के अंदाज में बैठ गई। मेरा दिल चाहता है इस कपलू को मैं अपने पास ही रख लूं हमेशा के लिए। वैसे लाली, आपके ससुराल में तो हमदा सबका लाडला होगा, कोई दूसरा बच्चा है भी तो नहीं ना? नहीं। हाँ शायद। लाला रुख के मुस्कुराते लब सुकड़ गए। फिर फीकी सी हंसी के साथ बोली, हमदा अभी छोटा है ना, इसलिए इतनी तवज्जो नहीं है किसी की। भाई सारा दिन तो ये सोया रहता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? तो क्यों ना ऐसा इंतजाम कर ले कि ये हरदम तुम्हारी आंखों के सामने ही रहे। उसने हिना के रख्सार छूते हुए मानी खेज तबस्सुम से देखा। हिना का दिल इस मानूस से अंदेशे से लरजने लगा। वो पलकें झपका गई। सादिया भाभी ने लाला रुख की आवाज सुनी तो स्लीपर पहनते हुए सोफे से उठते हुए वो बोली, तुम मेरी भतीजी तो हो ही, अब देवरानी बनाने के मूड में हूं मैं तुम्हें। वो इसके नीम मुंतशिर बालों को हल्के से मुंतशिर करती हुई चली गई। मगर हिना के बाल ही नहीं, उसकी सारी हस्ती ही मुंतशिर होकर रह गई। लाला रुख की बातें सुनकर रफिया बेगम गहरी सांस खींचते हुए बोली, वो तो ठीक है लाली, लड़कियां घर बिठाने की चीज तो हो नहीं होती, मगर बेकार शय की तरह फेंक देने की भी नहीं होती। तुम्हारी सास तो हथेली पर सरसों जमाना चाह रही हैं। नहीं अम्मी, आप इत्मीनान से अपनी कार्रवाई कीजिए। सैफ कह रहे थे आपका इरादा हो तो मुहिब छुट्टियां बढ़ा लेगा, वो 1 माह मजीद रह लेगा। लाला रुख ये कहकर सादिया भाभी की तरफ रुख करते हुए बोली, आपने कमाल भाई से बात की? हाँ, और उनका भी यही कहना है कि कुछ वक्त तो सोचने के लिए लेंगे। तुम जाकर अपनी सास से कह दो वो बाकायदा प्याम डालें, हम सोच विचार कर जवाब देंगे। मगर अम्मी, लाला रुख इस तरह भी अंदाज में पहलू बदल कर रह गई और सर झुका लिया। हाँ कहो, क्या कहना चाह रही हो? राफिया बेगम उसका तजब्बुब देखकर नरमी से बोली। फिर इसके सर पर हाथ फेरने लगी। कोई दबाव तो नहीं है ना तुम पर? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने आहिस्ता से इनका हाथ अपने सर से हटाकर हाथ में थाम लिया। तो फिर क्या बात है? मुहिब बहुत अच्छा है और फिर वो हिना को अपने साथ सऊदी अरब ले जाएगा। हाँ, अगर उसका यहीं रहने का इरादा होता तो मैं खुद भी इस रिश्ते की ज्यादा फेवर न करती, मगर मेरा ख्याल है मुहिब सैफ से बिल्कुल मुतजाद है। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज बहुत पस्त हो गई थी। हाँ, देखने में तो अच्छा लड़का दिखाई देता है, मगर सैफ को तुमने बरता है, इसलिए इसकी तमाम बुरी आदतों से आगाह हो, मगर उसे अभी बरता नहीं गया। खैर, मैं ये नहीं कहती खुदा न खास्ता कि वो बुरा है, यकीनन अच्छा ही होगा, मगर बेटी का मामला है। एक बार शताबी कर ली, उस पर अब तक पछतावा है।
انہوں نے تسبیح تکیے کے نیچے ڈال کر سر تکیے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سیف برے تو نہیں ہیں امی؟ لالا نے شکایتی انداز میں پلکوں کی باڑ اٹھائی تھی۔ ارے نہیں، وہ برا کیوں ہونے لگا؟ اماں جان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ سعدیہ بھابھی نے محبت سے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا لیا۔ میں جانتی ہوں بھابھی، سیف آپ لوگوں کے توقعات پر پورا نہیں اترے۔ آپ لوگوں کو یقیناً بہت سی شکایات ہوں گی۔ وہ پیر کا انگوٹھا قالین کے ڈیزائن پر پھیرنے لگی۔ اس کے لہجے میں دل گرفتگی سی تھی۔ رافعہ بیگم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب کروٹ کر لی۔ بے وقوف، داماد سے بھلا توقعات کون رکھتا ہے؟ ارے اپنی سگی اولاد سے ماں باپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی، وہ تو پھر پرائی اولاد ہے، اور ہمیں اس سے شکایت نہیں۔ بس تم خوش رہو، اس سے بڑھ کر میری کوئی تمنا، کوئی خواہش نہیں۔ میں خوش ہوں امی، بہت زیادہ خوش۔ اس نے بھرپور انداز میں مسکرانے کی کوشش کی، پھر کرسی سمیت ان کے بیڈ کے پاس جھک کر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا میں آپ کو ناخوش نظر آتی ہوں؟ رافعہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ ایک عجیب سی ناآسودگی اس کا دل محسوسنے لگی۔ پھر ہلکی سی سانس بھر کر مسکرا کر انہوں نے اس کا سر تھپتا۔ شاید خدا تمہیں ہمیشہ شاد رکھے۔ سیف الرحمن آیا تو لالا رخ اس کے ہمراہ چلی گئی، اور ادھر ہنا کھڑکی میں کھڑی ان کی گاڑی پوش سے نکلتے دیکھتے ہوئے مفلوج پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اس گھر میں ان کے دیور محب الرحمان کو کسی نے بھی ناپسند نہیں کیا تھا۔ وہ ہر صورت میں قابل قبول تھا، اور سب کا خیال تھا وہ سیف الرحمان سے کئی گنا اچھا تھا، اور اس کی خوبیوں سے متعارف کرانے کا صحرا لالا رخ کو جاتا تھا۔ اس نے محب کی ڈھیر ساری تعریفیں کی تھی، اور ادھر لالا رخ نے اپنے سسرال والوں کو حوصلہ افزا جواب دیا تھا، جس پر اس کی ساس باقاعدہ پیام دے گئی تھی۔ محب تو ان دنوں لالا رخ کے آگے پیچھے پھرتا دکھائی دیتا۔ بھابھی، یہ سمجھ کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیے گا کہ آپ اس پارٹی کی ہیں، ادھر کی نہیں۔ بھائی، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کیا بات؟ تم میں کیا کمی ہے جو انکار ہوگا؟ سیف الرحمان نے کہا تو میز پر کھانے کے لوازمات سجاتے ہوئے ایک پل لالا رخ کا دل انجانے خوف سے کانپ گیا۔ اس نے شوہر کی طرف دیکھا۔ سرخ سرخ کھڑی ناک میں فخر، رعونت ہلکورے لیتی محسوس ہوئی۔ میں تو کہہ رہا ہوں تم اپنی چھٹیاں بڑھا لو، 2-3-4 ماہ رہ لو اور شادی وادی کر کے ہی جانا۔ وہ محب سے مخاطب ہوا۔ چاول کی پلیٹ پر چمچ مارتے ہوئے محب شرمیلے انداز میں ہنس دیا، پھر لالا رخ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سیفی بھائی نے تو مجھے خوش فہمیوں کی بلندیوں پر چڑھا کر مارنے پر تل گئے ہیں۔ بھابھی، کیوں اس میں خوش فہمی کی کیا بات ہے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ ٹھیک ہے، بات تو طے ہو جانے دیجیے، پھر پروگرام بھی سیٹ کرتا ہوں۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ بات طے ہو جائے گی؟ سیف الرحمان نے بھائی کا چہرہ دیکھا، جہاں بے یقینی ہلکورے لیتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ اب میں کوئی گلفام تو ہوں نہیں کہ بے یقینی ہو ہی نہیں سکتی، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور لالا رخ کی طرف دیکھا۔ کیوں بھابھی؟ لالا رخ کو ڈھارس سی ہوئی اس کا مثبت رویہ اس کے دھڑکتے دل پہ تسلی کے پھائے رکھ رہا تھا، مگر وہ تو ان ماں بیٹے سے ڈری ہوئی تھی جو اقرار سننے کے علاوہ کبھی کچھ اور سننے کو قطعاً تیار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ رشتے ناتے تو آسمان پر بنتے ہیں، محب کا جوڑ ہنا سے ہوگا تو ضرور ہو جائے گا۔ اس نے پہلی بار لب کشائی کی، مگر اس کی اکڑی ہوئی گردن پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ تدبیر بھی کوئی چیز ہے، اور تدبیر کا رستہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے۔ وہ اطمینان سے نوالے حلق میں اتار رہا تھا، مگر لالا رخ کو اپنا ہر نوالا حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوتا رہا۔ طلال کی شادی کا تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ پہلے تو ساس کو دیکھتی رہ گئیں، پھر سنبھل کر ان کے نزدیک بیٹھ گئیں۔ ابھی تو وہ MCP کر رہا ہے اور لاہور میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے۔ پھر بھی کوئی لڑکی وڑکی تو دیکھ بھی رکھی ہوگی، انہوں نے کوریدا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ لالا رخ نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ساس نے جیسے سکون آمیز سانس کھینچی، پھر بولی، تانیہ کو دھیان میں رکھنا، تمہاری بہنوں جیسی ہے، اور میں تو سوچتی ہوں ہینا اس گھر میں آ جائے اور تانیہ سکندر ولا میں
चली जाए तो रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। फिर चाय का बड़ा सा घूंट भर कर लाला रुख के चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए बोली, अब देखो ना, तानिया का साइमा के देवर हारून से रिश्ता तकरीबन तय ही हो चुका था, मगर सैफ ने जाने तुम्हें कहाँ देख लिया और बस हुड़का मचा डाला, वरना तो अब तक तानिया भी ब्याह ही जा चुकी होती। पर बेटे के आगे कब चल सकती है माओ की। उन्होंने आहनुमा सांस खींची। लाला रुख को अपने आसाब खिंचते हुए महसूस होने लगे। बेनाम सी शर्मिंदगी किसी बोझ की तरह उसके सीने पर आ गिरी। चलो हारून ना सही, तलाल सही, लाला रुख के उठने पर वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में बोली। फिर खुद से हम कलाम हुई, मगर इनकी आवाज इतनी बुलंद जरूर थी कि उसे वाज़े सुनाई दे। अपने कमरे तक का फासला लाला रुख ने कुछ इस तरह तय किया जैसे कोई कैदी सजा सुनकर अपनी बैरक में जा रहा हो। अभी तो जाने कितने मराहिल तय करने थे उसे। सुबह ही सुबह हिना ने फोन करके लाला रुख को बसद इसरार अपने कॉलेज में बुलवाया था। उसे याद आया हिना ने हकीके वाले रोज भी कहा था कि इसके कॉलेज में एग्जामिनेशन है, वो जरूर आए। इस वक्त फोन पर उसे हिना सिर्फ एग्जीबिशन की दावत देने के बजाय इससे खसूसी तौर पर मिलने पर जोर दे रही थी। वो परेशान हो गई कि किस तरह सुबह सुबह सैफुर रहमान से इजाज़त तलब करे, मगर खिलाफ आदत उसने फौरन इजाज़त दे दी, बल्कि खुद ही ड्रॉप करने की ऑफर भी की। वो कॉलेज गेट से अंदर दाखिल हुई तो हिना गेट ही पर उसकी मुंतजिर थी। लपक कर चली आई। लाला रुख ने खासी हैरत से इसकी तरफ देखा। वो दूसरी बहुत सी दिखाई देती लड़कियों की तरह ड्रेस में होने के बजाय कॉलेज यूनिफॉर्म में ही थी। कल की बंधी हुई चोटी और बड़ा सा सफ़ेद दुपट्टा सर से जिस्म तक लपेटे वो थकी थकी और गमज़दा दिखाई दे रही थी। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है और आज ये यूनिफॉर्म क्यों पहना है? तुम तो बता रही थी कि तुमने इस दिन के लिए सूट खरीदा था। इसके हमरा राहदारी से गुजरते हुए लाला रुख ने अपनी हैरत का इजहार किया, मगर हिना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे साथ लिए एक खाली क्लासरूम में चली गई। लाला रुख ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, मगर दूसरे ही पल बुरी तरह चौंकी। उसे लगा जैसे इसका हाथ हिना के नरम हाथ के बजाय जलते तंदूर पर जा पड़ा हो। हिनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आग की तरह जल रही हो तुम। अंदर तो इससे भी ज्यादा आग लगी हुई है लाली, जो मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हिना खुद आजारी किसी कैफियत में हंसी। लाला रुख ने उलझ कर उसे देखा, तब वो एकदम टूटी हुई शाख की तरह इसके सीने से लगकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ी। हिना, क्या हुआ, बताओ तो सही। लाला रुख का बदन कांपा। प्लीज खुल कर बताओ। उसने जल्दी से उसे थाम कर डेस्क पर बिठा दिया, मगर हिना डेस्क पर सर रखे मुसलसल रोती रही। कुछ देर रोने के बाद खुद ही सर उठाया। लाला रुख की तशवीश से भरी नजरों से नजरें मिली तो पलकें झुकाकर इस तराबी अंदाज में लब काटने लगी। कहो हनी, क्या बात है, प्लीज मेरा दिल मत हौलाओ। लाली, मैं मुहिब से शादी नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते पर खुश नहीं हूँ, इसलिए कि वो चुप होकर दोबारा रोने लगी। लाला रुख दंग सी रह गई। वो बहरहाल इतनी कमसिन या नादान नहीं थी कि इसकी आंखों में तैरते वो रंग न पहचान पाती जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते। हिना मुस्तबराना अंदाज में खड़ी हो गई और दीवार से पुष्ट टिका कर लाला रुख से नजरें मिलाने से गुरेज करते हुए आहिस्ता से बोली, मैं आफाक भाई को पसंद करती हूँ लाली, और वो भी मुझे। वो एक शर्मिंदगी के साथ दोबारा सिसकियां भरने लगी। उन्होंने मुझसे वादा लिया है, मैं उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाने तक उनका इंतज़ार करूँगी, और मुझे यूं ही उनका इंतज़ार है लाली, और मैं किसी की नहीं। लाला रुख की हैरत के इस धचके ने कितनी देर किसी भी रद्द अमल के इजहार से बाज रखा। इसकी पलकें बगैर झपके हिना पर मरकूज थीं, जो निचला होंठ दांतों में दबाए सर झुकाए खड़ी थी। खिफत की सुर्खी इसके रुखसारों पर जमा हो रही थी। इसकी झुकी हुई निगाहें और रंगत बता रही थी जो वो कह रही है सच है। इसकी दिल गिरफ्ता हालत इस बात की मजहर थी कि आफाक ने इसके मासूम अनछुए दिल पर पूरी तरह ज़क़्त लगाई थी और सारे दरवाजे वो अपने पीछे बंद करके गया था। आफाक ने ये क्या कर दिया?
बहुत देर बाद लाला रुख के तिरछे हुए होंठों पर हल्की सी लर्जिश उभरी। उसने जोर से आंखें मीच कर खोली। माहौल पर छाए सकूत से कहीं गहरा सकूत इसके दिल की फिजा पर छा गया। उसने एक बार फिर खामोशी से इसकी तरफ देखा, लेकिन लाला रुख के जहन में तो एक तूफान बर्पा हो चुका था। वो कितनी देर नामानुस दुख में गिरफ्तार रही, फिर चौंकते हुए उसने इस शहर से खुद को आज़ाद करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। आनी, आफी किस कदर बदतमीज लड़का है, मुझे बताया तक नहीं उसने। कब कब बात हुई उससे तुम्हारी? वो अपनी जगह से उठकर इसकी तरफ बढ़ी। हिना ने जल्दी से पलकें झुका लीं और इस तरह भी अंदाज में अपनी उंगली में मौजूद छल्ले को घुमाने लगी। फिर इसकी आंखों में नमी छलक आई और वो बेहद मुर्तइश आवाज में बोली, बंधन तो दिलों से मशरूत होते हैं लाली, ये कोई रस्म की डोर तो नहीं कि थाम कर निभा दी जाए, ये तो उम्र भर का सौदा है। इसमें बाहमी रब्त और दिल की आमादगी जरूरी है ना? लाला रुख ने इसका हाथ थाम कर तसल्ली आमिर अंदाज में दबाया। बस इतनी सी बात करने के लिए इतने रोज तक अंदर ही अंदर खुद को जलाती रही, कुड़ती रही। पागल, मुझे बता तो देती। आने दो उस बदतमीज लड़के को, उसके तो मैं कान खींचूंगी। नहीं नहीं लाली, उसे कुछ मत कहिएगा, हिना घबरा कर बोली। मगर दूसरे पल लाला से नजरें मिली तो बेउन्मान सी शर्मिंदगी महसूस करके सर झुका गई। उसे क्यों कुछ ना कहूँ, सारा कसूर उसी का तो है। तुम्हारे दिल को छूने की इसमें हिम्मत कैसे हुई? वो शरारत से बोली, फिर उसका चेहरा ऊपर उठाकर इसके बालों की लटों को प्यार से इसके चेहरे से हटाया। कोई बात कर गया है शैला आंटी से, या बस यूं ही तुम्हें पाबंद कर गया है? आप खुद बात कर लीजिएगा उनसे फोन पर। हिना को अपने दिल से बोझ हटता महसूस हुआ। बेतहा शर्म ने आ घेरा। उसे अब लाला रुख के सामने खड़ा होना दोभर लग रहा था। अच्छा खैर, ये तो मैं उससे पूछ ही लूंगी। उसने हल्की सी सांस भरकर उसे बगौर देखा और उसके मासूम सरापे को देखकर सोचा कि ये तो अच्छा ही हुआ कि आफाक ने इसके दिल पर दस्तक दे डाली थी, वगरना मोहब्बत खेल नहीं होती। इसमें जान का ज़या होता है, लहू खर्च होता है, नारसाई का धड़का, बेयकीनी की अजियत रुआं जला देती है। लाली, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। लाला रुख के हमरा क्लासरूम से बाहर आते हुए वो आहिस्ता से बोली और राहदारी अबूर करके कुशादा सीढ़ियाँ उतरते हुए एकदम इसके सामने बैठ गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मगर आफाक मुझे बहुत बुरी लड़की समझता। वो समझता मैंने लाली के देवर के रिश्ते को जानबूझकर रद्द नहीं किया और ये कि मेरी ज़ाती कोशिश थी ये। वो मुझे धोखेबाज और बेवफा लड़की समझता है ना लाली? हाँ, ये तो मर्दों का वतीरा है। सारा बार औरत के नाजुक कांधों पर डालकर खुद बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। लाला रुख के सीने से एक घुटी घुटी सांस खारिज हो गई। फिर इसने कंधा थपथपाते हुए वो उसको बोली, चलो उठो, शाबाश, पहले डॉक्टर सफिया की तरफ चलते हैं, तुम्हारा चेकअप करा दूं, फिर घर चलेंगे। उसने नरमी से उसे थाम कर खड़ा कर दिया। लाला रुख को एक नए इम्तिहान का सामना था। बज़ाहिर तो उसने हिना की तसल्ली और तशफ़ी का मामला कर दिया था, मगर खुद इसकी तसल्ली नहीं थी। उसको तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था। आफाक से बात हुई तो उसने एतराफ़ कर लिया कि वो हिना के मामले में संजीदा है और ये कि इसकी वालदा शहला आंटी भी हिना को बहू बनाने का इरादा रखती हैं। गोया इसकी महूम सी उम्मीद भी दम तोड़ गई। बहरहाल आफाक उसे भाइयों ही की तरह अजीज था और उसमें हर वो खूबी थी जिसकी कोई लड़की तमन्ना कर सकती है, मगर इसके सामने अब अपने ससुराल वालों को इनकार के बाद मुतमईन करने का दुश्वार गुजार मरहला था। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया पागल लड़की। उसने लिविंग रूम के सोफे पर लेटकर आंखें बंद कर लीं, फिर जैसे हालात से और सोचों से फरार चाही, मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से मसाइल की बला टल नहीं जाएगी। हकीकत को फेस करने का हौसला खुद में जमा करना ही होगा। सिकंदर विला से जाते वक्त उसने सादिया भाभी को रास्ता बना लिया कि आफाक हिना से शादी का ख्वाहिशमंद है। खुद शहला आंटी भी इसकी ख्वाहिश पर रजामंद है। सादिया भाभी को भी याद आया
کہ لالا رخ کی شادی میں شہلا چچی نے مذاق مذاق میں ہنا کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار تو کیا تھا، مگر انہوں نے مذاق سمجھ کر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس سینے کی تہہ تک کھینچتے ہوئے لالا رخ کو دیکھا، پھر مجرمانہ انداز میں بولی، ہماری طرف سے انکار ہوگا تو تم اپنے سسرال والوں کو کیا جواز پیش کرو گی؟ انکار ہوگا نہیں، انکار ہی سمجھیں، آفاق سے بہتر ہنا کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر لالی بھابھی، آپ ہی گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، محب سے ہر لحاظ سے بہتر، بس آپ اماں سے بات کر لیجیے گا۔ وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر صوفے سے اٹھ گئی۔ مگر لالی تمہاری ساس ہنگامہ نہ کھڑا کر دے کوئی، سعدیہ بھابھی فکر مندی سے بولی۔ ارے نہیں، لڑکی دینا نہ دینا ہماری مرضی ہے، یہ کوئی زبردستی کے تو سودے نہیں ہوتے۔ اس نے لہجے میں مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں لگا اس کی آواز مرتعش ہو گئی ہے، اس روشنی کی طرح جو سائے کے ڈر سے لرزتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوئی خوش آئند خبر بھابھی؟ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی محب نے پہلا سوال کیا۔ تانیہ نے بھی حوصلہ شکن نظروں سے اسے دیکھا تو اسے اپنے دل کے دیواروں سے نادیدہ خوف لپٹتا محسوس ہونے لگا۔ بہرحال اس خوف کو زبان بندی سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے زبان کھولنا ہی تھی۔ مگر محب کو جواب دینے کے بجائے وہ ڈھیلے قدموں سے ساس کے کمرے کی طرف چل دی۔ انکار سنتے ہی ساس صاحبہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ مجرمانہ انداز میں ادھر سے ادھر کام نپٹاتی دکھائی دینے لگی۔ اسے تو محب سے نظریں ملانے کی بھی تاب نہیں تھی کہ گو اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، بس شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تانیہ نے الگ منہ سجا لیا تھا، ہاں بھائی اونچے خاندان کی لڑکیاں ہیں، ہمیں کیوں دینے لگیں؟ ان کے گھر تو آسمان سے داماد اتریں گے، ہمیں تو ایک ہی دے کر پچھتا رہی ہیں۔ کہنے کو تو ساس صاحبہ نے سچ ہی کہا تھا، مگر لالا رخ صرف متصفانہ سانس بھر کر رہ گئی۔ اصل تکلیف دہ صورتحال کا سامنا اسے سیف الرحمن کے آنے پر کرنا پڑا تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ اسے یہ نظریں اپنی روح میں چھید ڈالتی محسوس ہوئیں۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ابھی چھوٹی ہے سیف، کمال بھائی اس کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے، ہزار تعویلیں پیش کرنے لگی۔ ہاں بہت چھوٹی ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، بارش تو نہیں ہوئی ابھی تک۔ وہ پھنکارا، تم صاف کیوں نہیں کہتی کہ خاندان میں کوئی متبادل ہوگا اس لیے یہ رشتہ منع کر دیا؟ میں مجبور ہوں، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ وہ اس شخص کے سامنے رونا ابس جان کر آنسو دل میں اتار گئی۔ اختیار؟ تم نے اپنے اختیار کو استعمال ہی کب کیا ہے محترمہ لالا رخ صاحبہ؟ چاہتی تو تم بہت کچھ کر سکتی تھی۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں سیف، یہ بات آپ مسلمان ہو کر کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ بے چارگی آمیز کرب سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تیوریاں چڑھائے وارڈروب کا پٹ پوری طاقت سے بند کر کے اس کی طرف گھوما۔ خوب، تقدیر کا نام لے کر مسلمانیت درمیان میں لا کر اپنے میکے والوں کے عمل کو پردہ ڈالنا چاہ رہی ہو۔ بہرحال انہوں نے ہماری توہین کی ہے، دلیل کیا ہے ہم لوگوں کو، جان بوجھ کر بےزتی کی گئی ہے ہماری۔ وہ غصے اور نفرت سے چیخا اور بیڈ سے تکیہ اور چادر اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ لالا رخ تڑپ کر اس کی طرف لپکی، مگر وہ اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کر کر گیا۔ وہ دکھ اور رنج سے کھڑی رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ رات کو کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر پوری رات اندر نہیں آیا تھا۔ یہ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، ذلت کا احساس اس کی روح پر آبلے کی طرح ٹپکنے لگا۔ صبح بھی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اس نے کوئی سلام کلام نہ کیا اور آفس چلا گیا۔ اس شخص کی دی ہوئی اذیت کی ذلت الگ، باقی گھر والوں کی بیگانگی اور بے رخی کا عذاب وہ الگ سہ رہی تھی۔ محب نے 15 دنوں کے بعد ہی واپسی کا پروگرام بنا ڈالا تھا۔ وہ خود کو مجرم سی محسوس کر کے رہ گئی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے اسے ہی مورد الزام ٹھہراتی رہتی، بقول ان کے بیٹے کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ساری خوشیاں خاک میں ملا دی گئی تھیں، وہ بھی سازش کے تحت۔ وہ بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرا دی گئی۔
उस शख्स की निश्चय जनी पर रात करवटें बदलते गुजरती, दिन भर सास की मुलामत भरी निगाहों का सामना रहता, मगर उसने सिकंदर विला में ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था। उसे सादिया भाभी ने फोन पर बताया था कि आफाक की वालदा ने हिना के रिश्ते की बात की है और बात तकरीबन तय ही समझो, मगर उसने ये बात अपने ससुराल वालों से छुपा ली। दिन बहुत बेकल गुजर रहे थे। मुहिब चला गया तो कुछ दिनों बाद हालात मामूल पर आ गए। सैफुर रहमान का रवैया भी बेहतर हो गया था, मगर लाला रुख को लगता था अब वो पहली सी बात नहीं रही थी। उसे इनकी लगावट, मोहब्बत, उनकी बातें महज इनके जज्बात की तस्कीन के ही पहलू महसूस होते। उसने सोचा किसी ने सच ही कहा है कि वजूद की तकमील तो बहुत आम सी बात है। आप किसी का भी हाथ थाम लें, आपके शुरीदा जज्बात के तस्कीन के हजार हा पहलू निकल आएंगे, लेकिन रूह का साथी जिससे रूह का गुमशुदा आधा हिस्सा मुकम्मल होकर नई शख्सियत का रूप धार ले, वो खाल खाल ही मिला करता है। और तकदीर ने इसके साथ कोई अनहोनी नहीं की थी। वो और बहुत सी कम नसीब औरतों की तरह एक रिवायती मर्द की बीवी बन गई थी, जिसे बहुत सींच कर संभल कर एक एक ईंट रखनी थी ताकि ये चार दीवारी मुकम्मल हो सके। सिकंदर वला में हुस्ना की शादी के हंगामे जाग उठे थे। लाला रुख ने तानिया के हमरा हुस्ना की शादी की शॉपिंग की। वो अपनी तरफ से इन सब के दिल साफ करने के जतन भी कर रही थी। इधर हुस्ना इससे खूब बिगड़ी हुई थी। लाली अब तो 15 दिन रह गए हैं, अब तो आ जाओ, ये क्या बेगानगी है। वो फोन पर उसे खूब सुनाती थी। आ जाऊंगी भाई, बेफिक्र रहो, मैं इधर अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। क्या यानी अकेले अकेले साहब भाई के साथ जाकर शॉपिंग भी कर ली, इधर हमारी याद तक नहीं आ रही। वाह कितना बदल गई हो तुम लाली। तुम भी बदल जाओगी 15 दिन के बाद, उसने कहका लगाया तो हुस्ना झींप गई। हरगिज नहीं, कम से कम तुम्हारे जैसी बेवफा नहीं हो जाऊंगी। तुम्हें तो सिवाय साहब भाई के और अपने ससुराल वालों के कोई नजर ही नहीं आता। वहां से खटाक से फोन रख दिया गया। लाला रुख के लबों पर फीकी मसनूई हंसी सुकड़ गई। खुदा ना करे कि तुम्हें ऐसे हालात का सामना हो कि तुम्हें बदलना पड़े, मेरी तरह मुनाफिक होकर जीना पड़े। इसके दिल की गहराइयों से हुस्ना के लिए दुआ निकली। हुस्ना की शादी से हफ्ता भर पहले लाला रुख तानिया के हमरा सिकंदर विला चली आई। मेरे यहाँ आ जाने से तानिया घर में अकेली रह जाती, सोचा इसे भी साथ ले लूं, ये भी इंजॉय कर लेगी। वो ख्वाम में वजाहत करने लगी, जबकि इसकी चंदा ज़रूरत नहीं थी। तानिया की आमद पर किसी ने भी बुरा नहीं माना था। भला इतने बहुत से मेहमानों में एक तानिया के इजाफे से क्या फ़र्क पड़ता। लड़कियों ने इसका खुशदिली से इस्तकबाल किया था, खसूसन हिना ने। वो लाला रुख की इस हद तक मशकूर थी कि अपने हर अमल से वो लाला रुख को खुशी पहुंचाना चाह रही थी, जबकि तानिया ये सब हक की तरह वसूल कर रही थी। इसके ख्याल में वो ये सब मुहिब के रिश्ते को रद्द करने की तलाफी के तौर पर कर रही थी। सिकंदर विला में यूं भी किसी को अजनबियत का एहसास नहीं होता था। तानिया तो गोया इस घर की फर्द होकर रह गई थी। सरे शाम लड़कियां ढोलक लेकर बैठ जाती, मगर गानों से ज्यादा हंसी मजाक छेड़छाड़ होती रहती। उस रोज लड़कियां लिविंग रूम में हस्बे मामूल जमा थीं और तानिया अपनी आवाज का जादू जगा रही थी, जिस पर लॉबी में बैठे खुर्रम को खफकान होने लगा। गो के लड़कियां खूब एंजॉय कर रही थीं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। इसी पल तलाल ने लिविंग रूम में कदम रखा। वो अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखकर भूल गया था, वही लेने आया था। उसे देखकर तानिया के लहजे में खुमार उतर आया। वो कुछ और जदब से गाने लगी। तुम ख्वाब जिंदगी की ताबीर बनकर आए, मेरे तसव्वुरों की तस्वीर बनकर आए। आ ही चुके हो जब तुम, जाना नहीं दोबारा, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। वो सब इसकी निगाहों में तैरते खुमार और निगाहों के मरकज से बेनियाज तालियां पीट रही थी। मगर तलाल को देखकर तानिया की आंखों में जिस तरह नशीलापन उतरा था, उसने तलाल को खफीफ सा कर दिया था। वो मोबाइल उठाकर जूं ही पलटा, हिना की उस पर निगाह पड़ गई। तलाल चाचू, तानिया की आवाज़ अच्छी है ना, वो तानिया का दिल रखने के लिए बोली थी। तानिया का दिल तो मारे खुशी के लपक छपक करने लगा। वो हवा के दोष पर सफ़र करने लगी।
इधर तलाल का दिल चाहा इस बेतुकी हिना के सर पर अपना मोबाइल ही दे मारे। मजबूरन उसे इस बात में सर हिलाना पड़ा। अरे तलाल, तुम जा रहे हो तो टेलर से मेरे कपड़े लेते आना। हुस्ना भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। ओ हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेता आऊँगा। वो हुस्ना के याद दिलाने पर नादिम हो गया। वो 2 दिन से मुसलसल एक ही बात उसे याद दिलाती थी, मगर वो हर बार टेलर की तरफ जाना भूल ही जाता था। ऐसा करो, हिना और नादिश को भी साथ ले जाओ, इन्हें भी टेलर की तरफ जाना है। वो फिर से बोली, चलो उठो, जल्दी से निकलो, चलो, ये रुकेगा नहीं। उसने तलाल को कमरे से निकलता देखकर नादिश को भी खड़ा किया, जो कसलमंदी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही थी। हुस्ना ने तलाल को कभी चाचू या चचा के लक़ब से नहीं पुकारा था। उसके ख्याल में इतने यंग और स्मार्ट शख्स के साथ लफ्ज़ चाचू कुछ अजीब सा लगता है। वो भतीजी होने के बावजूद उसे तलाल कहकर ही मुखातिब करती थी। गाड़ी में बैठा तलाल हिना और नारिस के हमरा तानिया को देखकर एक ठंडी सांस भरकर रह गया। इसका साथ आना जरूरी था। उसने नजदीक आती हिना से कहा, हाय चाचू, ऐसे तो ना कहें, मेहमान है ये हमारी। हिना ने दबी जबान में जल्दी से उसे चुप कराया। तुम लोग वापस किस तरह जाओगी? वो टेलर के पास गाड़ी रोकते हुए पूछ रहा था। क्यों, क्या आप हमें लावारसों की तरह छोड़कर चले जाएंगे? हिना के बजाय तानिया चमक कर बोली, फिर इस्तेहकाक भरे अंदाज में बोली, जाहिर है आप ही के साथ वापस जाएंगे, बल्कि आइसक्रीम भी खाते हुए जाएंगे। क्यों हिना? उसने हिना की तरफ देखा तो हिना और नादिश ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। फिर चोर नजरों से तलाल के चेहरे की तरफ देखा, जहां नागवारी की लपेटें उठ रही थीं। मगर इससे पहले कि वो कोई सख्त बात कहता, हिना जल्दी से बोली, हाँ चाचू, आइसक्रीम खाने को बेहद दिल चाह रहा है। हम घर से ही प्रोग्राम बना कर आए थे। मैं तुम लोगों के प्रोग्राम का पाबंद नहीं हूँ, मेरे अपने भी ढेर सारे काम हैं। उसने कड़कती नज़र हिना पर डाली तो खसिया कर वो गाड़ी से उतर गई। ऐसे मौके रोज रोज तो नहीं आते तलाल साहब, अब ऐसी भी क्या बेरुखी? तानिया के अंदर जुर्रत बला की थी। नाजिश को तो माथे पर पसीना फूटता महसूस हुआ। वो तलाल की आदत से वाकिफ थी, अगर उसे गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी का लिहाज नहीं करता था। पता नहीं कैसे वो तानिया का अब तक लिहाज कर रहा था, शायद रिश्ते की नज़ाकत का एहसास करके। कैसे मौके? मैं समझा नहीं। वो अनजान बनकर बोला। उसके लहजे में हल्की सी चुभन भी महसूस हुई। हमारी मेज़बानी की शर्फ के मौके। वो गाड़ी से उतरते हुए बड़ी बेबाकी से उसकी आंखों में बराह रास्त झांक कर बोली। तलाल ने लब भींच कर एकदम निगाहों का जाविया बदल लिया। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बुन गया। मैं अच्छा मेज़बान कभी भी नहीं रहा। शायद ये बात आपको किसी ने बताई नहीं है अब तक। वो हल्के से कहता हुआ अंगीशन में चाबी घुमाकर एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। पहियों की इश्तिताजी चरचराहट से सड़कों पर बिखरी मिट्टी का धुआं सा उठा, जो तानिया को सारा का सारा अपनी आंखों में उतरता महसूस हुआ। मारे खजालत के वो कितनी देर अपनी जगह गुम सी खड़ी रह गई, फिर अचानक हिना और नादिश की तरफ झटके से पलटी। उसके चेहरे के जाविये तन गए थे। मुझे रिक्शा करा दो, मैं अभी और इसी वक्त घर जाऊंगी। कमाल है, किस कदर गैर मुहज़्ज़िब लोग हैं तुम्हारे खानदान में। मुरब्बत नाम को नहीं, इज्जत करना तो जानते ही नहीं हैं। वो इसी वक्त घर जाने को मचल उठी। हिना और नाजिश का तो परेशानी से बुरा हाल हो गया। तलाल का रद्द-ए-अमल इनकी तवक्को के भी खिलाफ ही था, ताहम वो उसे बहलाने फुसलाने लगी, मगर वो माश के आटे की तरह अकड़े ही जा रही थी। अगर वो इसी गुस्से में अपने घर चली जाती तो वो जानती थी कि लाला रुख की सास तूफान ले आएगी और सारा नजला लाली पर उतरेगा। वो दोनों उसे बामुश्किल समझा बुझाकर वापस सिकंदर विला ले आईं। सिकंदर विला आकर उसने बाकायदा आंसू बहाना शुरू कर दिए। खूब वाविला मचाया कि इसकी इंसल्ट की गई है, जानबूझकर इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया है। राफिया बेगम के तो हाथ पैर फूल गए। कल मेहंदी थी और अगर तानिया बीबी अपने घर चली जाती तो लाला रुख के ससुराल वाले ना सिर्फ इस शादी का बाइकआउट करते बल्कि सैफुर रहमान लाला रुख को भी ले जाता। सादिया भाभी और अफत भाभी तलाल की मिन्नत करने लगी कि वो तानिया से माफ़ी मांग ले। कमाल है, किस बात की माफ़ी? मैं उनका ड्राइवर था कि उन्हें उनकी मर्जी से सड़कों पर लिए फिरता रहता। वो हत्ते से उखड़ गया। देखो, लाली की खातिर। सादिया भाभी उसे थपकने लगी।
اسی کی خاطر تو اسے برداشت کر رہا ہوں۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے کاندھے سے جھٹک دیا۔ بہرحال معافی مانگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کرتے کی آستین فولڈ کرتا تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا کہ جاذب چلا آیا۔ پلیز طلال، ناحق بات بڑھے گی اور شادی میں جھگڑا پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں نا عاجزی میں بلندی ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا۔ طلال غصے اور بے بسی سے لب بھیج کر رہ گیا۔ صرف سوری کر لینا، تمہیں کون سا لمبا چوڑا معذرتی خط لکھنے کو کہا جا رہا ہے؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ جواباً طلال نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ نظریں چرا گیا۔ مجبوری ہے یار، وہ پھر ہنس کر بولا۔ ایک کپ آئس کریم کا ہی تو سوال تھا، کھلا دیتے تو یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تم لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ بہرحال اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو میں اس طرح کی واہیات انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ وہ جاذب کا ہاتھ جھٹک کر بادل ناخواستہ راضی ہو گیا۔ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جاذب نے پیچھے سے ہانک لگائی تو سعدیہ بھابی نے اسے آنکھیں دکھائیں، مبادا وہ جاتے جاتے ارادہ بدل کر پلٹ کر آ جائے۔ تانیہ سے معافی مانگنے کے بعد اسے اپنے اندر ایک آگ بھڑکتی محسوس ہوئی تھی، جو کتنی دیر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے باوجود کم نہ ہوئی، بلکہ تپش اور بھی بڑھتی گئی۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل گیا اور رات کو جب لوٹا تو گھر کا ماحول حسب معمول تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑوں پر آئرن پھیر رہی تھی اور ہنسی مذاق جاری تھا۔ ہلکی آواز میں اسٹیریو بج رہا تھا۔ اس کی نظریں تانیہ پر اٹھیں، جو اپنے نیل کی تلاش خراش میں مصروف تھی، اور جس انداز سے بیٹھی تھی اس سے اس کی جان ہی جل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد لالا دودھ کا گلاس لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، کتاب سینے پر الٹی پڑی تھی۔ اس کے ہلکے بھورے بال پنکھے کی ہوا سے ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ بظاہر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مگر اس کے پیروں کی اضطرابی حرکت سے ظاہر تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ طلال، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، وہ دودھ کا گلاس اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ندامت سے بولی۔ طلال نے آنکھیں کھولی اور ایک گہرا سانس کھینچ کر کتاب سینے سے ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں شرمندہ ہو؟ محض اس لیے کہ تانیہ تمہاری نند ہے؟ ایک ہلکی استہزائیہ آمیز ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا، پھر دودھ کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ دراصل وہ بہت چھوٹے دل کی ہے، اسی لیے فوراً برا مان گئی۔ وہ عادت کے مطابق اس کی حمایت کرنے لگی۔ ہاں، ادھر ہم سب بڑے دل کے ہیں، سو ان محترمات سے معافیاں مانگتے رہیں۔ چند دن کی تو بات ہے طلال، وہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ ہاں، ہماری تو خیر چند دن کی بات ہے، مگر تمہاری تو عمر بھر کی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی قدرے مستفسانہ سانس بھری اور لالا رخ کو باخور دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا دل اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تم تو خود بہت لاڈ پیار میں پلی بڑی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح منہ پھیلا لیتی تھی، اب اتنی برداشت کیسے آ گئی ہے تم میں؟ اس کا انداز سادہ سا تھا، مگر لالا رخ کو طنز ہی لگا۔ اس نے شکایتی انداز میں اسے گھورا، آ ہی جاتی ہے وقت کے ساتھ سمجھ، مگر مجھے نہیں لگتا تمہاری نند کو وقت کے ساتھ بھی سمجھ آئے۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور دودھ کے بڑے بڑے گھونٹ بھر کر خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات تو بتاؤ لالی، وہ پرخیال انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، سیف الرحمن کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کیا مطلب کیسا ہے؟ اچھا ہے، ظاہر ہے شوہر ہیں وہ میرے۔ لالا رخ نے خائف نظروں سے اسے دیکھا تو کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بیٹھتے اٹھتے ہوئے بولا، لالی، تمہاری یہ نند ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے، اسے تربیت کی ضرورت ہے شاید۔ بے شک تم بھابھی ہونے کے ناطے اس کی حمایت پر مجبور ہو۔ وہ رکا، پھر لالا رخ کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر سر کو خفیف سی جنبش تھی۔ ہاں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور نہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر رخ پھیر کر کتاب شیلف پر پھینکتے ہوئے ہلکے سے ہنسا۔ اس کی یہ ہنسی بڑی ہی متصفانہ تھی۔ یوں تو مجھے کسی عورت کے کریکٹر پر تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ یہ میری عادت ہے۔ لالا رخ سن ہی بیٹھی رہی۔ وہ پلٹا تو نگاہوں کا ہلکا سا تصادم ہوا۔ اس نے پلکوں کا جال گرا دیا اور اضطرابی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرا خیال ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔
तुम तो इसके साथ रहती हो, मुझसे ज्यादा उसे जानती हो। जज्बात किसके पास नहीं होते? दिल किसी का चाहने और चाहे जाने के एहसास से खाली होता है भला, मगर जज्बात को भिपरे समंदर की तरह नहीं होना चाहिए जो साहिल पर सर पटक कर अपना वजूद खो दे। उसने सांस खींची। औरत की मिसाल फिजाओं में लहराती हुई पतंग की सी है जो किरदार की डोर के सहारे आसमान की वुसअतों में झूलती रहती है। जब तक ये डोर सही और सालिम रहती है वह रफ़्फ़तों में परवास करती रहती है, मगर जैसे ही ये डोर टूट जाती है तो वह हवा के दोष पे पस्ती की तरफ रुख कर लेती है। वो चुप हुआ तो एक अजीब सी बोझल खामोशी कमरे की फिजा पर छा गई। लाला रुख को ये बोझलपन अपने दिल की फिजा पर भी छाता महसूस होने लगा। ताहम उसने जल्दी से सर झटका और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, चलो इसी बहाने तुम्हारी पसंद का तो पता चल गया कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। क्या मतलब? वह चौंका, फिर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तो क्या तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि मेरी पसंद किस तरह की हो सकती है? अफसोस, तुमने मुझे अभी तक समझा ही नहीं। उसने मसनूई गुस्से से सांस खींची और लाला रुख खिलखिलाकर हंस पड़ी।